ये है एनसीईआरटी के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 जो क्लास 6 की है। ठीक है, अगर आप सीटेट या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 को कर रहे हैं, जिसका नाम है राज्य से साम्राज्य। यानी कि इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, और मौर्य साम्राज्य के शासक अशोक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इनकी विजय के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोशन के रुपए, ठीक है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। ठीक है, हम जिन शेयरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको हमने अध्याय 6 में पढ़ा। ठीक है, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे जिनका नाम था अशोक। इन्हीं के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर क्या अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ये आप अशोक स्तंभ लेके देखते हैं। ठीक है, चलिए, अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य, यानी चाणक्य का नाम कौटिल्य भी था, नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। यानी कि चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। ये जो मानचित्र है इसमें आप काले बिंदु से आप देख सकते हैं। आगे जो मानचित्र आएगा, इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख यानी नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर वंश के बारे में जानेंगे कि वंश का मतलब क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे, चंद्रगुप्त, इनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का जो बेटा अशोक। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। अब चित्र के बारे में देखेंगे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। देखिए, जहाँ जहाँ पर लाल बिंदु से दिखाए गए वो अशोक के शिलालेख वहाँ पाए गए हैं। ठीक है, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के शिला अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर हैं? ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये मैप में आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य साम्राज्य से भिन्न, यानी कि जो राज्य होते थे ये साम्राज्य से कैसे भिन्न थे, इसको भी हम जानेंगे। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इन्हीं कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य है, अब यहाँ का जो शासक होगा राजा कहलाएगा। अभी राजा क्या करता था, अपने आसपास के क्षेत्रों को भी क्या है वो जीत लेता था। ठीक है, इससे उसका एरिया बड़ा हो जाता था। ठीक है, तो जो राज्य उसका होता था अब वो साम्राज्य हो जाता था। ठीक है, जब वो राजा वहाँ का होता था, जब सारे राज्यों का जो शासक हो जाता था तो उसे हम सम्राट कहते थे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इन इलाकों के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से जो कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर पड़ते थे। ठीक है, यानी राजा के जासूस क्या है, अधिकारियों के कार्यकलाप पर क्या है, नजर रखते थे। ठीक है, इन सबके ऊपर क्या होता था, सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर क्या है, नियंत्रण रखता था। ठीक है, आगे देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन सब पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक फिर मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि, देखिए अब क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, पेपरों में पूछता है कि अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख है। ठीक है, आगे संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ठीक है, अब आगे देखिए। कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए, और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अब देखिए, नजराना का मतलब क्या होता है, यानी कि भेंट। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, अब राजधानी में सम्राट के बारे में क्या लिखा गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, यानी कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकटस का राजदूत था। मेगास्थनीज क्या है, ने जो कुछ देखा था उसका विवरण दिया है। क्या देखा था कि यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक जो पटना है उसका नाम था पाटलिपुत्र। इसके बारे में, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। ठीक है, यानी कि पाटलिपुत्र में पूछा जा सकता है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इनके बारे में क्या है जो बातें हैं विशेष। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की।
अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। यानी आपसे पूछा सकता है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं, तो उनके जो अभिलेख हैं, अशोक के जो अभिलेख होते थे वो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में होते थे। ठीक है, अब देखिए अशोक का जो कलिंग युद्ध जो काफ़ी फेमस था। ठीक है, कलिंग जो है तटवर्ती यानी कि वर्तमान समय में क्या है, उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो कलिंग था ये उड़ीसा का प्राचीन नाम था। ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से भी तिसड़ा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि अब भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि जिसको देखकर क्या है, अशोक का जो हृदय है द्रवित हो गया, यानी कि बदल गया। तो अब यहाँ पर बताया गया है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के अभिलेख से पता चलता है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक कलिंग पर युद्ध कब कब किया, तो ये राजा बनने के 8 साल बाद। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। ठीक है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि धर्म संस्कृत शब्द है, ये धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब अशोक का जो है, अशोक ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था धम्म। क्या है इसको देखते हैं। अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेखों और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर भी सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। देखिए आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि उसने अपने पुत्र और अपनी पुत्री को कहाँ पर भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो इस श्रीलंका है, यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए जो चित्र दिया गया है, ये पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति है। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अब इसे क्या राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या है, सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह भी बनवाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। ठीक है, चलिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का क्या संदेश था, यहाँ पर देखेंगे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। वे कर्मकांड किसी काम के नहीं, जिन इसके बदले
यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। ठीक है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया गया है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर जो लिपियाँ हैं पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषा की लिपियों में देख सकते हैं। यानी देखो जो अ अक्षर है यहाँ पर इसको क्या अलग अलग लिपियों में लिखी गई है। अब ये देखिए आरंभिक ब्राह्मी लिपि में है, ये देवनागरी लिपि में, ये बांग्ला में है, ये मलयालम है, ये तमिल में। ठीक है। लेकिन ये सारे एक ही अलग अलग। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर हमने क्या है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे हम आपके पेपर के लिए हर तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएँ। ठीक है। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें सभी प्रकार के चैप्टर को देखने के लिए। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।